दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 5 जनवरी 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने दी इजराइल को खुली वार्निंग, फ़लस्तीन के सपोर्ट को लेकर भी दिया बयान। तेल अवीव में हज़ारों लोगों का प्रोटेस्ट, इजराइल में जल्द इलेक्शन करवाने की मांग। नॉर्थ गजा में आईडीएफ बेवजह उड़ा रही रिहायशी बिल्डिंग्स, उधर हमास ने फिर दागे रॉकेट, बंकर में जा छिपे सेटलर्स। इराक के अमेरिका को दो टूक, ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन न देने का ऐलान। और ईरान के आईआरजीसी अपना दम दिखाने को तैयार, पैगंबर आजम नाम से सालाना मिलिट्री ड्रिल की शुरू। सबाल खैर, जितनी थी हेडलाइंस उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें। शुरुआत करते हैं हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल या हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम के उस बयान से जो रात उन्होंने दिया है। उन्होंने बयान दिया और कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि सीरिया जैसा हाल लेबनान में भी हो सकता था, बस कन्नों से गोली चली गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। सीज़ फायर कर लिया, लेकिन फ़लस्तीन के साथ खड़े रहने का अपना अहद अभी हल्का नहीं पड़ने दिया है। उन्होंने फिर वही बात दोहराई कि सीज़ फायर का बार बार वायलेशन हो रहा है और हम सब्र से काम ले रहे हैं। लेकिन एक बात जो हेडलाइन बन गई वो ये कि हसन नसरल्लाह के बाद जिन्होंने कमान संभाली है सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम, उनके भी कुछ ना कुछ अल्फाजों में वही अब तलखी और वही चैलेंज आता जा रहा है जो हसन नसरल्लाह के लफ्ज़ों में था। शेख कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह टू एक्ट व्हेनेवर हाउएवर इट सीज फिट, यानी हिजबुल्लाह जब अपने वक्त, यानी यूँ ऐसे समझिए कि वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, हम तय करेंगे कि कब हमें रिटेलिएट करना है, कब जवाब देना है। जो बार बार सीज़ फायर का वायलेशन हो रहा है उस पर हम बहुत ज़्यादा खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपने इस बयान में ये भी कहा कि इजराइल ये बिल्कुल ना समझे कि वो लेबनान के इलाके कब्जाता जाएगा और रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी कि हिजबुल्लाह कुछ नहीं कहेगा, उसे हमारा सामना करना पड़ेगा। ये अल-मायदीन की खबर में है। द पैलेस्टाइन क्रॉनिकल ने भी इससे खबर बनाया और कहा कि शेख नईम कासिम ने यूनिटी का मुतालबा किया है। लेबनान के जो प्रेसिडेंशियल प्रोसेस है उन सब में पॉलिटिकल यूनिटी का मुतालबा किया है उन सब से, और कहा है कि हमें इजराइल की विल को तोड़ना होगा या इजराइल की हौसला हिम्मत, उसकी जो ज़रूरतें हैं उसे तोड़ना होगा। कहा है कि जीत हासिल करने का एक ही तरीका है कि लड़ो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम फ़लस्तीन का सपोर्ट करते रहेंगे। बढ़ते आगे सर, एक खबर ये है कि इन्ना की खबर है और इन्होंने इजरायली मीडिया के हवाले से दी है कि ज़ायनिस्ट रेजिम कंटिन्यूसली वायलेट्स सीज़ फायर इन सदर्न लेबनान। एक तरफ तो हिजबुल्लाह चीफ ये कह रहे हैं और वो जानते हैं कि लगातार वायलेशन हो रहा है, उसी से जुड़ी खबर है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हम इजराइल को जवाब देंगे, वक्त और जगह हमारी होगी, लेकिन यहाँ हर दिन एक ना एक कोई वक्त चुनकर आईडीएफ एक नई जगह चुनकर साउथ लेबनान में हमला करती है और दुनिया को दिखाती है कि वो क्या है। वो किसी की बात नहीं मानती, आईडीएफ ना किसी सीज़ फायर को मानती है। तो ये बताया गया है और ये कुछ नई जगह हुआ है जिसके बारे में अन्ना ने डिटेल दी है। ये सनीचर के दिन हमले हुए हैं जबल और मारोन अल रास के बीच। यहाँ मारोन अल रास में इसके बाहरी इलाकों में बुलडोज़र और टैंक्स लेकर इजरायली घुस गए और यहाँ पर जो भी उन्होंने करना था तोड़ फोड़ वो इन्होंने करा। यहाँ एक और अल सदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था मायस अल जबल में, उस पर भी बमबारी की है। तो ये सब लेबनान में चल रहा है। सीज़ फायर इस फायर तो यूँ समझिए कि एक तरफ से है, दूसरी तरफ से सीज़ फायर में बस ये है कि शहरों को तबाह करने वाले बम नहीं गिरा रहा है, बाकी सब कुछ कर रहा है इजराइल। वेस्ट बैंक का एक नज़ारा सामने आया। वेस्ट बैंक के नौजवान लड़के, वो इजरायली फौज जो उनके वेस्ट बैंक के शहरों में घुस रही है, ख़ास तौर से हेब्रोन का नज़ारा है। वहाँ पर वो आपको दिखा रहा हूँ एक स्क्रीनशॉट। यहाँ पर ये आगे गाड़ी आईडीएफ की रुकी है और इसके ऊपर वो फ़लस्तीनी लड़के, वो देखिए हाथ उठा हुआ है और वो पत्थर बरसा रहे हैं। पत्थरों से इनकी गाड़ियों का मुकाबला कर रहे हैं या इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं या इनको खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो गाड़ियां आगे जाकर रुकती हैं और ओपन फायर कर देती हैं। शुक्र ये रहता है कि किसी को गोली नहीं लगती। फिर भी इन निहत्ते फ़लस्तीनियों के अंदर ये मतलब क्या है चीज़ जो ये इतने ऑटोमेटिक हथियारों
کہ سے لیس کسی فوج کا مقابلہ، کسی کے فوجیوں کا مقابلہ پتھروں سے کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تل ابیب کی سڑکیں ہیں جہاں ہزاروں ہزار لوگ ان سڑکوں پر اکٹھا ہوئے. کل رات ویکینڈ پر یہ وہاں لگاتار اکٹھا ہوتے ہیں کیونکہ چھٹی ہوتی ہے. تو جو ہوسٹیجز ہیں 100 ہیں، لیکن ان کی فیملیز کے ساتھ دوست اور عام لوگ، وہ جو سارے لوگ اس جنگ سے جوجھ رہے ہیں اسرائیل میں، وہ سب ان فیملیز کے ساتھ آ جاتے ہیں جن کے بندے غزہ میں حماس کے پاس کیپٹیوز کے طور پر رہ رہے ہیں 15 مہینے سے. ان سب نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ جلد سے جلد بنجامن نیتن یاہو کو ڈیمانڈ ماننی چاہیے، اور نیتن یاہو سے ڈیمانڈ بھی کی کہ پرزنر ایکسچینج ڈیل فوراً عمل میں لائی جائے. یعنی آپ حماس کے لوگوں کو چھوڑیے جو انہوں نے لسٹ دیے، حماس سے ہمارے ہوسٹیجز کو واپس لائیے، جنگ کو بند کریے. خاص طور سے ہوسٹیج ڈیل پر ان کا فوکس رہتا ہے، سیز فائر پر نہیں. لیکن یہ دوسری تصویر بتاتی ہے گتھم گتھا کا جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں، یہ گتھم گتھا ہوئی ہے ان پروٹیسٹرز کے بیچ اور اسرائیلی فورسز کے بیچ، پولیس کے بیچ. یہ بتایا گیا ہے کہ درجنوں پولیس آفیسرز، اس میں جو ٹیکٹیکل یونٹ کے لوگ بھی تھے، ایلیٹ پولیس یونٹ بھی تھے، باڈی آرمر والے بھی تھے، 8 کیولری مین بھی تھے، اور ماکھد، زائد، اسٹینڈنگ، یہ ساری مطلب کئی ان کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں. اس سارے لوگ آئے تھے، بین گویر کے حکم کے تحت سب لوگ آئے اور انہوں نے یہاں ایکٹیویٹی اپنی دکھائی اور ایکٹیولی پروٹیسٹرز کو، ان کے پروٹیسٹ کو کچلنے کی کوشش کی. ذرا ایک منظر دیکھیے، یہ جو ہے ٹاپل پکچرز ہے، یہ دیکھیے، ایک ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ سارے پروٹیسٹرز ہیں اور انہوں نے یہ تاش کے پتوں کی جگہ جو ٹاپلز بنا رکھے ہیں نا، یہ تمام کولیشن لیڈرز ہیں، وہ گٹھ بندھن دل کے نیتا ہیں جو اسرائیل کی حکومت میں شامل ہیں بنجامن نیتن یاہو کے ساتھ. اور دکھایا کہ بھائی ایک کو جو ہے وہ لات ماری، فٹ بال ماری، ایک گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، چوتھا گرا، ایک کے اوپر ایک. مطلب تاش کے پتوں کی طرح یہ حکومت ہے. اگر زور سے ٹھوکر عوام مار دے گی تو یہ حکومت گر جائے گی، یہ بتانے کی کوشش کی ہے. اور حکومتوں کو پلٹنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، وہ عوام میں ہی ہوتا ہے، کہیں کی بھی ہو. اگر عوام جس دن طے کر لے گی، وہ جہاں کی بھی حکومت سے تنگ ہے، وہ حکومت پلٹ جائے گی. فلسطین مانیٹر ایکس نے یہ ویڈیو شیئر کیا ہے، ہم نہیں دکھا رہے ہیں، اسکرین شاٹ دکھا رہے ہیں. آگ لگی ہوئی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی آرمی بے وجہ لوگوں کے گھروں کو آگ لگا رہی ہے. ہم سب کو پتہ ہے، لیکن ہر روز کچھ نئے ثبوت اکٹھا ہونے سے ثبوتوں کی ایک بڑی ڈائری بنتی ہے اور وہ ایک نہ ایک دن کام آتی ہے. یاد رکھیے گا، کوئی نہ کوئی تو ایسا آئے گا جو حساب لے گا. دا اسرائیلی آرمی از کرنٹلی بامبنگ، ہر غلط کا حساب لے گا. ہو سکتا ہے امریکہ میں ہی آ جائے، ہو سکتا ہے کہیں اور آ جائے. دا اسرائیلی آرمی از کرنٹلی بامبنگ ریزیڈینشیل بلڈنگز ان جبالیہ. یہ جبالیہ ہے نارتھ غزہ کا حصہ، جہاں پر لوگوں کی جو رہائش گاہیں ہیں، ریزیڈینشیل ایریاز ہیں، ریزیڈینشیل بلڈنگز ہیں، انہیں اڑایا جا رہا ہے اور ان کی ریلز بنا کر ڈالا جا رہا ہے یو ہو کر کے. کس لیے؟ یہاں حماس کے لوگ نہیں تھے. حماس کے لوگ ہوتے، آپ کی ہمت ہوتی وہاں جا کر ایکسپلوزیو فٹ کر دیتے. اگر وہ وہاں ہوتے تو آپ کا تو انکاؤنٹر ہوتا ان سے، 0 ڈسٹنس سے یا تھوڑا سا اور ڈسٹنس سے گولی چلتی. آپ وہاں گئے، ان عمارتوں میں ایکسپلوزیو لگا کر آئے، اٹ مینس کہ ان میں کوئی نہیں تھا دشمن، بس آپ نے اڑانی تھی وہ عمارتیں. اس لیے وہاں تک ہمت دکھائی ایکسپلوزیو لگانے کی، کیونکہ وہ ایریا خالی پڑا تھا، آپ کو اسے زمیں دوز کرنا تھا. اب یہ بتایا گیا ہے کہ الجزیرہ پیلسٹائن نے رات میں خبر دی ہے کہ حماس کے پاس مال مسالہ ختم نہیں ہوا ہے. پھر سے اسرائیلی ہوم فرنٹ کمانڈ نے یہ بتایا ہے کہ سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں ایریز اور غزہ انویلپ میں، جو غزہ پٹی کے آس پاس اسرائیلی سیٹلرز رہتے ہیں، سیٹلمنٹس ہیں وہاں پر، کیونکہ حماس کے یا جو غزہ کے ریزسٹنس موومنٹس ہیں ان کی طرف سے راکٹس داغے گئے ہیں. اب وہ لوگ جو اسرائیل کی طرف سے آئی ڈی ایف میں رہ کر غزہ میں جو ہے جہالت، حیوانیت، وحشت دکھا رہے ہیں اور اپنی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، وہ فوجی جو کسی کے گھر اجاڑتے ہیں سگریٹ پیتے ہوئے، یا مزے کے لیے اجاڑ رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں مزے کے لیے بے وجہ، ان لوگوں کے ثبوت اکٹھا کر کے
हिंद रजब फाउंडेशन है, अभी श्रीलंका एक इजरायली फौजी गया था, उसकी शिकायत की तो वहाँ से स्मगल होकर भागा था छुप छुपा कर किसी जहाज़ पे। अभी बताया चला एक और फौजी जो है जिसने गजा में वॉर क्राइम्स अंजाम दिए थे, वो ब्राज़ील गया था। ब्राज़ील में फ़ौरन इस हिंद रजब फाउंडेशन ने वहाँ पर प्ली लगाई, याचिका लगाई, तो वहाँ के कोर्ट ने, ब्राज़ीलियन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए इस मामले में कि जो इजरायली सोल्जर आया हुआ है ब्राज़ील घूमने, क्या वाकई उसने वॉर क्राइम्स गजा में अंजाम दिए हैं। अगर ये पाया गया तो क्या ब्राज़ील की हुकूमत आईडीएफ के उस फौजी को पकड़कर अपने यहाँ जेल में डालेगी। फिलहाल इस बंदे ने वॉर क्राइम्स कमिट करते हुए कहा गया, अपने आप को शूट किया, मतलब शूटिंग की वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला था। हिंद रजब फाउंडेशन ऐसे ही फौजियों को ढूंढ रही है जिन्होंने गजा में वॉर क्राइम्स अंजाम दिए हैं और वो अब पिकनिक पर दुनिया भर घूम रहे हैं, मौज मस्ती काट रहे हैं। हिंद रजब फाउंडेशन का कहना है कि ऐसे लोगों को आज़ाद रहने नहीं दिया जाएगा। प्रेस टीवी की एक खबर है, वो ये कहती है कि इजराइल पेइंग विद ब्लड फॉर एवरी सिंगल डे ऑफ स्टे इन गजा। इजरायली मीडिया के हवाले से प्रेस टीवी ने रिपोर्ट छापी है कि जितना लंबा आईडीएफ गजा में रुकेगी उतना ही ज़्यादा बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। एक एक बूंद जो है वो इजरायलियों की शायद यहाँ बह जाए। ब्लड, अपने खून से इजराइल में रहने की कीमत चुका रही है आईडीएफ। हर रोज से घटे ब्लोज झेलने पड़ रहे हैं और ये पूरी एक बहुत लंबी रिपोर्ट है कई फैक्ट्स के साथ। लिहाजा ये कहा गया है कि गजा में बहुत लंबे वक्त तक टिका रहना इजराइल के लिए मुमकिन नहीं है। बेहतर होगा इस जंग को एक अंजाम दिया जाए और गजा से वापस निकला जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस मूवमेंट यानी ख़ास तौर से हमास फिर से मजबूत हो रहा है, जिसके बारे में हमने आपको कल रिपोर्ट भी दिखाई थी कि उसने नए लड़ाके भर्ती करना शुरू कर दिए हैं। ये नए लड़ाके कौन होंगे? जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, किसी ने अपनी बीवी बच्चे खो दिए, किसी ने अपने भाई बहन खो दिए, जिनके पास ज़िंदगी का एक ही मकसद है बदला। वो क्या करेंगे? आप सोचिए वो क्या करेंगे। एक्सपर्ट्स ने भी इस तरफ कितनी बार इशारा किया कि जो लोग अपनों को खो रहे हैं गजा में, वो सिवाय बागी बनने के, फौजी बनने के कुछ नहीं करेंगे। उन्हें सिर्फ आईडीएफ से बदला चाहिए। एक तरीके से नए लड़ाकों की फौज गजा में तैयार हो रही है और ये इजराइल के लिए मुश्किल का सबब है। इराक ने सीधा सीधा दो टूक कह दिया है कि इराकी ज़मीन, इराकी मुल्क, इराकी टेरिटरी किसी भी मुल्क के लिए लॉन्च पैड नहीं बनेगी, ख़ास तौर से अपने पड़ोसियों के खिलाफ। अब पड़ोस में कौन है? ईरान है। ये इराक के प्रेसिडेंट राशिद ने कहा है। अब क्या इन्होंने इशारों में ये कहा है कि हम ईरान पर हमला करने के लिए जो इराक में मौजूद हैं अमेरिकी अड्डे, वहाँ से ना कोई प्लेन उड़ने देंगे, ना ही वहाँ से ईरान के खिलाफ दावा बोलने देंगे। बहुत सी बातें कही जाती हैं, अधूरी छोड़ दी जाती हैं, नाम नहीं लिए जाते हैं। इशारा समझदारों के लिए काफ़ी होता है। खोलकर अगर हर चीज़ रख दी जाए वो तो बेवकूफ़ भी समझ सकता है। तो प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ़ राशिद ने जो कहा है वो समझदार और सियाणे दोनों समझ गए होंगे। आईआरजीसी ने एक बड़ी मिलिट्री डील शुरू की है। आईआरजीसी की सालाना मिलिट्री डील का नाम पैगंबर आज़म है और ये उसकी 19वां पार्ट है, 19वां संस्करण है। यानी इससे पहले कई सालों से, लगभग 19 सालों से ये पैगंबर आज़म मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इसमें अपनी तैयारियों को देखा परखा जाता है और आगे कैसे और मजबूत किया जाए खुद को, ये आईआरजीसी परखती है। इसमें और आईआरजीसी के कमांडर्स भी होते हैं, वो तैयारियां देखते हैं। आईआरजीसी की ग्राउंड फोर्सेस इसमें रैपिड रिएक्शन ऑपरेशंस पर इस बार फोकस कर रही हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है जो आपके सामने हमने ईमानदारी से रखने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है और आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग हमें बता दें कि आपको इंडियन खबरें देखनी हैं। इसी चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि अलग से बुलेटिन लाएं, या जो हमारे रनिंग बुलेटिन्स हैं, रनिंग शोज़ हैं, उनमें ही 2-4 बड़ी खबरें दिन की, इंडियन खबरें डाल ली जाएं। आपको ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।